दोस्तों, मैं अपने सीरीज द इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन वर्ल्ड लिटरेचर के 8वें एपिसोड को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। आज मैं 4 किताबों का जिक्र करूंगा, जिसमें 2 तो नॉन फिक्शन हैं, एक साइंस नॉवेल है और एक जो है वो साइंस थ्रिलर है। पहली किताब है उसका नाम है द ग्रेट इन्फ्लुएंजा, जिसे जॉन एम बैरी ने लिखा है। ये 2004 में छपा था। जॉन बैरी जो हैं वो अमेरिकन राइटर हैं और इसमें डेडलीस्ट फ्लू जो कि 1918 में फैला था उसके बारे में, उसके जड़ों की पड़ताल करने के बारे में और उसके इतिहास के बारे में है। बैरी ने इस किताब में फोकस किया है कि उस समय यूएसए में क्या हो रहा था, उस समय मेडिसिन की क्या स्थिति थी। ये किताब यह भी दिखलाती है कि फ्लू जो है वो हास्कल कंट्री कंसास से कैंप फंस्टन में फैल गया। कैंप फंस्टन जो कि आर्मी एक कैंप था और जहां से आर्मी ट्रुप को विश्व युद्ध फर्स्ट के लिए जगह जगह जाना था, और इस तरह से ये वायरस जो है पूरी दुनिया में फैला उन ट्रुप्स की वजह से, उन ट्रुप की मूवमेंट की वजह से। ये किताब बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, जिसमें कि महामारी मतलब फ्लू के बहाने महामारियों को लेकर के कंसर्न दिखाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारे आंकड़ों को इकट्ठा करके इसको बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करके और उन पाठकों के लिए लिखा गया है जैसे कि डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं और जो इतिहास पसंद लोग हैं, वो इस किताब से पढ़ करके काफी कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये फ्लू जो था, जिसने पूरी दुनिया में लगभग 100 मिलियन लोगों की जान ले ली थी, इसने 24 महीनों में एड्स से ज्यादा, जितने एड्स ने 24 सालों में लोगों को मारा, उससे ज्यादा इसने 24 महीनों में ही मार दिया था। यही नहीं, ब्लैक डेथ ने जो कि 100 सालों में लोगों को नहीं मार पाया, इसने लगभग 1 साल में ही लोगों की जान ले ली। यह किताब जो है मेडिसिन और एपिडेमिक की पहली मुठभेड़ को बहुत ही जीवंतता से दिखाता है। इस महामारी के बाद मेडिकल एजुकेशन में काफी बदलाव आया, और लेकिन इसमें ट्रेजेडी के ऊपर जीत भी दिखाई गई है। हालांकि वायरोलॉजी की दृष्टि से इस किताब में कई गलतियां हैं, पर फिर भी ये एक संपूर्ण किताब है इन्फ्लुएंजा के बारे में। अगर कंपेयर करें हम कोविड-19 से, तो कोविड-19 में मरने वाले जो लोग हैं युवा तो हैं ही, लेकिन इसने बुजुर्गों पर ज्यादा कहर बरपाया है, जबकि इन्फ्लुएंजा ने युवाओं को और गर्भवती महिला को अपना शिकार बनाया। इसमें यह भी दिखाया गया है कि सरकार और अधिकारी जनता से सच को छुपाते रहे बहुत दिनों तक, उन्हें मीठी मीठी गोलियां दे रहे थे। वहीं लोग यथार्थ को अपने आसपास देख रहे थे कि उनके मित्र, उनके पड़ोसी और रिश्तेदार किस तरह धड़ाधड़ मर रहे हैं। इस किताब में इसका भी यथार्थ चित्रण है कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जान की बाजी लगाकर पीड़ितों की सेवा और उनका इलाज कर रहे थे, मतलब प्रोफेशनल्स, मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ। जॉन
एम बेरी ने इस किताब में यह भी साफ साफ लिखा है कि इस तरह के वायरसों के हमले आगे भी होते रहेंगे। हालांकि जब इन्फ्लुएंजा फैला था तो लोगों को, चिकित्सकों को और वैज्ञानिकों को काफी दिनों बाद जाके ये समझ में आया कि यह वायरस का हमला है, बैक्टीरिया का हमला नहीं है। दूसरी किताब है वुहान डायरी, जिसे फैंग फैंग ने लिखा है, जो कि चाइनीज राइटर हैं। और फर्स्ट पर्सन के स्टाइल में इसको लिखा गया है कि कोविड-19 के आउटब्रेक के समय वुहान में लाइफ किस तरह की हो गई थी। जब जनवरी 25, 2020 को लॉकडाउन को इम्पोज किया गया वुहान में, फैंग फैंग ने क्या किया कि वो रोज रात को इंटरनेट के जरिए अपनी डेली डायरी ऑनलाइन पब्लिश करती थी। और इस तरह से उन्होंने लोगों के डर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, उम्मीद को, मतलब नागरिकों की जो उम्मीद है उसको उन्होंने आवाज दी। यही नहीं, उन्होंने साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ फोर्स्ड आइसोलेशन, द रोल ऑफ इंटरनेट पर भी प्रकाश डाला है कि किस तरह से इंटरनेट जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाता है और कई बार अच्छी जानकारियां भी देता है। फैंग फैंग ने ये भी देखा है कि किस तरह से उसके परिचित, उसके दोस्त, उसके पड़ोसी इस डेडली वायरस से एक एक करके मरते जा रहे थे। वुहान डायरी जो है वो उन सारे चुनौतियों को, मतलब दैनिक जीवन की सारी चुनौतियों को चित्रित करता है, लोगों के मूड और इमोशन को चित्रित करता है कि बिला वजह क्वारंटाइन के कारण लोगों को क्या क्या मानसिक, शारीरिक चीजें झेलनी पड़ती हैं। इट आल्सो शोज द करेज ऑफ फ्रेंड्स, हेल्थ वर्कर्स, प्रोफेशनल एंड वॉलंटियर्स। हर महामारी में एक चीज जो कॉमन है कि हेल्थ वर्कर, प्रोफेशनल और वॉलंटियर अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी वुहान के 90 लाख लोगों की जिंदगी को इन लोगों ने बचाया। यही नहीं, इन 90 लाख लोगों की हिम्मत, उनके लचीलेपन और जिजीविषा को भी इस वुहान डायरी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। फैंग फैंग ने यह भी दिखाया है कि सोशल इनजस्टिस किस तरह से होती है, पावर का गलत इस्तेमाल किस तरह से होता है, रोकथाम में देरी किस कारण से की जाती है और कैसे की जाती है। और इसी के चलते वो ऑनलाइन कंट्रोवर्सीज में भी लेखिका फंसी। She documents the beginning of the global health crisis and points out the lackness not only in Wuhan area but जिसे बाद में अन्य देशों की सरकारों द्वारा भी दोहराया गया। यानी कि जो वुहान के अथॉरिटी ने जो गलतियां की, वही विभिन्न देशों के सरकारों ने और उनके अधिकारियों ने वही गलतियां दोहराई। फैंग फैंग हमें यह भी दिखाती हैं कि वायरस के कारण वुहान के लोगों की जो दुर्दशा हुई है, उसी तरह की दुर्दशा हर देश में हुई और कुछ देशों में तो बहुत ही भयानक तरीके से हुई। फैंग फैंग हमें यह बार बार याद दिलाती है कि वायरस हमेशा से ही मनुष्य जाति के सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं और हम उनको एक ही सूरत में परास्त कर सकते हैं जब सब मिलजुल कर वायरसों के हमलों से निपटने की व्यवस्था करें। वुहान डायरी अपने समय का, अगर कहा जाए दूसरे शब्दों में, तो एक जीता जागता रिकॉर्ड है। तीसरी किताब जो है वो साइंस फिक्शन है, जिसे अमेरिकन राइटर किम स्टैनली रॉबिन्सन ने लिखा है। ये 2010
2002 में ये किताब छपी। इसे लोकस अवार्ड फॉर बेस्ट साइंस फिक्शन नॉवेल को मिला है और इस नॉवेल का नाम है द ईयर्स ऑफ राइस एंड सॉल्ट। यह एक हिस्टोरिकल कम साइंस फिक्शन नॉवेल है। इसके बैकग्राउंड में 14वीं शताब्दी है, जब एक विनाशकारी घटना घटती है जिसे ब्लैक डेथ कहते हैं, जिसे प्लेग कहते हैं, और जिसने 1/3 पॉपुलेशन ऑफ यूरोप को खत्म कर दिया है। पर लेखक ने इस नावल में यह दिखाया है कि क्या होता अगर 99% आबादी को इस प्लेग ने खत्म कर दिया होता है, दुनिया कितनी बदल जाती। अपनी इस कल्पना के इतिहास को लेखक देखता है कि कैसे सदियों तक दुनिया किस तरह की से चलती और दुनिया में क्या क्या होता। न जाने कितने देश और सत्ताएं फलती फूलती और कितनी धाराशायी हो जाती। इस अवधि में भीषण युद्ध होते, भयंकर अकाल पड़ते, तमाम नई नई चीजें होती, क्रिश्चियनिटी और ज्यूस लगभग खत्म हो जाता, पर एशिया और मिडिल ईस्ट के धर्म बौद्धिज्म और इस्लाम का बोलबाला हो जाता। बौद्धिज्म के कारण पुनर्जन्म के सिद्धांत को इस नावल के थीम का केंद्रीय विषय बनाया गया है। इस नावल में, जो कि 10 खंडों में है, यह भी दिखाया गया है कि फेमिनिज्म का बोलबाला हो जाता। सिविलाइजेशन जो है वो जो पूरी दुनिया में फैलती, वो चाइनीज होती, अरब होती, इंडियन होती और नेटिव अमेरिकन की होती। एक तरह से ये नावल जो है वो कहा जा सकता है और है भी ऐसा, ये शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन है। इसमें कई छोटी छोटी घटनाएं हैं, उनके विवरण हैं और उनका ताना बाना बोला गया है, इस तरह से कि यह एक मुकम्मल उपन्यास बन गया है। जो लेखक जो नैरेटिव जो फॉलो करता है, उसमें एक्चुअली बीच बीच में वो पुनर्जन्म का जिक्र करता है कि कुछ सोल्स, कुछ आत्माएं जो होती हैं वो पैदा होती हैं, उनके स्वभाव और चरित्र जो हैं वो इस जन्म में भी, यानी पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी सेम रहते हैं। हर खंड में एक या एक से अधिक 2 लोगों का पुनर्जन्म होता है। लेखक तो उनको असली आसानी से पहचान ले पाठक लोग, इसलिए उनके नाम का पहला अक्षर उसने सेम ही रखा है। और ये जो उपन्यास है, ये अपने आप में 700 सालों का एक हिस्टोरिकल मतलब कथ्य समेटे हुए हैं। और ये चौथी जो किताब है वो हॉट जोन है उसका, जो कि रिचर्ड प्रेस्टन ने लिखा है। रिचर्ड प्रेस्टन जो है वो न्यूयॉर्क के एक पॉपुलर राइटर हैं। ये किताब 1994 में आई थी। ये एक साइंस थ्रिलर है, लेकिन इसे नॉवेल का दर्जा नहीं दिया गया, इसे एक नॉन फिक्शन का दर्जा दिया गया है। उसमें ये दिखाया गया है कि एक हाईली इन्फेक्शियस डेडली वायरस जो है वो सेंट्रल अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट से सडनली वो पैदा होता है और सबर्ब्स ऑफ वाशिंगटन डीसी से होते हुए ये फैलता है और जिसका कोई इलाज नहीं है, और कुछ ही दिनों में 90% लोग जो इससे इन्फेक्टेड होते हैं उनकी जान चली जाती है। फिर एक सेक्रेट मिलिट्री टीम के सैनिकों को और साइंटिस्टों को जो भेजा जाता है कि ये आउटब्रेक को मतलब वो किसी तरह रोके, ये जो हॉट वायरस है। ये हॉट जोन जो है वो कहानी बताता है कि मतलब एक कहानी के बेस पर ये लिखा गया। हालांकि इसमें तो कहानी का कोई मुसलसल सिलसिला नहीं है, लेकिन बीच बीच में कुछ कहानियां हैं जो
की किताब को रोचक बनाने के लिए डाली गई हैं। और इन कहानियों को मतलब जो है वो इग्नोर करना मुश्किल है। ये शॉकिंग हो सकती हैं, फ्राइटनिंग, डरावनी हो सकती हैं, असंभव हो सकती हैं, लेकिन इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये किताब बार बार ये सिद्ध करती है कि ट्रुथ इज रियली इज स्कैरियर देन फिक्शन, यानी कि सच्चाई कहानी से ज्यादा डरावनी होती है। इस किताब में 4 सेक्शंस हैं और इसमें जो है वो इबोला वायरस डिजीज, उसके परिवार के अन्य वायरसेस, मार्बर्ग वायरस डिजीज की हिस्ट्री बताते हुए इसके द्वारा किए गए विध्वंस की कहानी बताते हैं और बताते हैं कि कैसे 1989 में इबोला वायरस की फैमिली के वायरस रेस्टन वायरस जो है वर्जीनिया में जो वर्जीनिया से 24 किलोमीटर दूर है, रेस्टन जगह, मतलब वर्जीनिया वाशिंगटन डीसी से जो 24 किलोमीटर दूर है, उसको ये काफी तबाह करता है। जैसे मैंने बताया कि इस किताब में 4 सेक्शंस हैं और उनके नाम इस तरह से हैं: द शैडो ऑफ माउंट एल्गन, द मंकी हाउस, स्मैश डाउन एट किटुम केव। हर चैप्टर में ये उनकी अलग अलग एक कहानी है। पहले भाग में हिस्ट्री ऑफ फिलो वायरस एंड का जिक्र किया गया है और स्पेकुलेट किया गया है कि ये शायद एड्स ही होगा। इसमें चार्ल्स मॉनेट नाम का एक काल्पनिक पात्र है और उसकी कहानी है इसमें, जिसको शायद मार्बर्ग वायरस लग गया था जब वो केन्या के माउंट एलेगन की एक किटुम केव के अंदर गया था। धीरे धीरे इन्फेक्शन से उसके अंदर एक बीमारी पैदा होने लगती है। पहले उसे हेडेक होता है, फिर उसके आई बॉल्स के पीछे काफी भयानक दर्द होने लगता है, फिर उसके चेहरे में परिवर्तन होता है, उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और धीरे धीरे करते हुए उसके इंटरनल ऑर्गन फेल होने लगते हैं, उसे खून की उल्टियां होती हैं। और मॉनेट जो है वो नैरोबी के एक अस्पताल में कोमा में, जब वो उसे इलाज के लिए भेजा जाता है तो वहां कोमा में चला जाता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि मॉनेट को ट्रीट करने वाला एक यंग डॉक्टर भी मार्बर्ग वायरस की चपेट में आ जाता है। इस चैप्टर में नैन्सी जाक्स की कहानी भी है, जो कि बाद में लेवल 4 की बायो सेफ्टी ऑफिसर बना दी जाती है, जो कंटेंट एरिया में यूएस आर्मी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शस डिजीजेस की मतलब वो बना दी जाती है और इबोला वायरस पर रिसर्च करने की जिम्मेदारी दी जाती है। नैन्सी को भी ये बीमारी इन्फेक्ट करती है। होता क्या है कि खाना बनाते समय उसकी उंगली कट जाती है और जब वो एक बंदर, मरे हुए बंदर पर रिसर्च करती है तो उसे उसका जो उंगली कटी हुई थी उसका दस्ताना फटा रहता है उस समय, तो उसके ब्लड से उसको इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन वो उसे इबोला नहीं होता है। एक नर्स माइंगो है जो कि किसी नन के कांटेक्ट में आने के कारण इन्फेक्टेड होकर नैरोबी हॉस्पिटल में मर जाती है। दूसरे चैप्टर में दिखाया गया है मंकी हाउस में रेस्टन वायरस की खोज होती है। जब 100 जंगली बंदरों को यूएस आर्मी एंड सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल में लाया जाता है, तो उसमें से 29 बंदर जो है वो बिना किसी कारण के अचानक मरने लगते हैं। इनके सैंपल्स की जब जांच होती है तो पता चलता है कि ये मार्बर्ग वायरस की तरह के ही वायरस के इन्फेक्शन से मरे हैं। वायरोलॉजिस्ट पीटर सार्लिंग इस वायरस का नाम इबोला ज़ायरे वायरस देते हैं उसको नाम, और सभी बंदरों को इन्फेक्टेड मंकीज के साथ एक ही कमरे में बंद कर दिया जाता है
इसे क्वारंटाइन सेंटर फॉर मंकीज कहा जाता है। इस चैप्टर में यह भी दिखाया गया है कि ये वायरस ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है बिना किसी हेल्थ इफेक्ट के। इसे रेस्टन वायरस यानी कि कोई वायरस जो कि म्यूटेट होकर, इबोला वायरस से म्यूटेट होकर ये बना है, और इसे ये रेस्टन वायरस है। तीसरे चैप्टर में रेस्टन वायरस के बारे में विस्तार से बताया गया है कि इस वायरस का एक स्ट्रेन आदमियों को तो प्रभावित नहीं करता, पर आसानी से हवा में फैल जाता है और वो काफी लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है, इबोला वायरस की तरह। चौथे चैप्टर में ऑथर जो है, वो जो लेखक है, वो अफ्रीका के किटुम केव में जाता है, अपने को सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स मतलब से लैस करने के बाद वो जब वहां केव में एंटर करता है तो पाता है कि वहां तो बहुत सारे जानवर हैं और हो सकता है कि उनमें से कोई न कोई वायरस कैरियर भी हो। अंत में वो रेस्टन के क्वारंटाइन सेंटर जाता है, पाता है कि वो बहुत ही खस्ता हालत में है। वो निष्कर्ष निकालता है कि इबोला फिर से वापस आ सकता है, क्योंकि न जाने वो बंदर कहाँ गए, इन्फेक्टेड बंदर, और किन किन जगहों पर किन किन दिशाओं में गए। साइंटिफिकली भी रेस्टन वायरस की खोज 1989 में थॉमस डब्ल्यू गेस्बर्ट, जो कि यूएस आर्मी मेडिकल रिसर्च के इंस्टीट्यूट में इंटर्न था, उसने इसकी खोज की थी। 178 जानवरों के खून की जो जांच की गई थी, डॉक्टर जेलबर्ग ने उनको आइसोलेट करके फिलो वायरस को जो फर्दर जो उसमें सेपरेट किया उन्होंने, तो उसमें देखा कि 6 उसमें से पॉजिटिव निकले 178 जानवरों में से, और उनमें से उनमें कोई सिम्टम नहीं था। साइंटिफिकली मतलब ये डॉक्यूमेंटेड है। इस वायरस का मनुष्यों पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। ये इससे भी साबित हुआ है कि एक हैंडल माइक्रोस्कोपी करते समय इन्फेक्टेड हो जाता है, जो जेनबर्ग, लेकिन उसे कोई सिम्टम नहीं होता है। ये किताबें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और मतलब पठनीय हैं और बहुत सारी जानकारी ये देती हैं। इसी के साथ ये मेरा 8वां एपिसोड पूरा होता है। अगले एपिसोड में यानी अगले हफ्ते मैं कुछ और रोचक किताबों को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।